गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, एंड आज भी उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि बिजनेस एक्टिविटीज को ब्रॉडली हम लोग दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, एक इंडस्ट्री एंड दूसरा है कमर्स। इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों ने प्रॉपरली पढ़ लिया है। इंडस्ट्री वो सारी एक्टिविटीज जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, उन्हें हम इंडस्ट्री का नाम देते हैं। इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है? इंडस्ट्री 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज में से गुड्स क्या की जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, और जेनेटिक रिसोर्सेज जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका पालन पोषण करके उनकी रियरिंग ब्रीडिंग से गुड्स प्रोड्यूस की जाती है। वो सारी आपकी प्राइमरी इंडस्ट्रीज आती हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो गुड्स हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस की है, उनको एज रॉ मटेरियल वो यूज करके जब कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग उन पर करके उन्हें किसी नई फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती है, वो होती है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है। एंड टर्शरी इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर को हम टर्शरी इंडस्ट्री का नाम देते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो हेल्प चाहिए होती है, जो सर्विसेज चाहिए होती है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम होता है टर्शरी इंडस्ट्रीज का। टर्शरी इंडस्ट्रीज क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस, एडवर्टीजमेंट एटसेट्रा, ये सारी सर्विसेज जो है वो टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। नाउ आज हमें टॉपिक डिस्कस करना है, वो है कमर्स। कमर्स किस एक्टिविटी को नाम दिया जाता है? वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कमर्स, उन सारी एक्टिविटीज को कमर्स नाम दिया जाता है जिनमें इंडस्ट्री में जो गुड्स तैयार की गई हैं, कंज्यूमर्स तक वो गुड्स पहुंचाने के लिए जो भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, उन्हें हम कमर्स का नाम देते हैं। देखो, इंडस्ट्री आपकी एक जगह है, कोई सामान एक जगह तैयार हो रहा है, लेकिन जो तैयार सामान एक जगह हो रहा है, उस सामान को कंज्यूम करने वाले लोग पूरी कंट्री में बैठे हैं, कंट्री में भी बैठे हैं और कंट्री से बाहर भी बैठे हैं। तो ये जो बंदा अकेला गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, गुड्स इसने प्रोड्यूस कर दी, मैन्युफैक्चर कर दी, अब इसके लिए ये चीज अकेले के लिए मुश्किल है कि ये अकेला हर एक कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचा दे एंड उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर दे। तो ये क्या करेगा? दूसरे लोगों के साथ डील करेगा जो कि इसका सामान कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में से हेल्प करेंगे। वो लोग कौन होते हैं? होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स। इन सभी पर्सन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मिडल मैन का नाम देते हैं। इन मिडल मैन का क्या काम होता है कि इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनके तैयार हो रहा है, उस प्रोडक्ट को इंडस्ट्री में से खरीद के ये लोग आके क्या करते हैं? इन्हें कंज्यूमर को बेच देते हैं। तो होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स का क्या काम होता है? गुड्स परचेज करके आगे कंज्यूमर्स को बेचना। तो सेल परचेज जो एक्टिविटी है वो किस में आएगी? कमर्स में आएगी। अगर गुड्स बनाकर बेची जा रही है तो वो इंडस्ट्री है, लेकिन सिर्फ गुड्स जो बनी बनाई गुड्स है उनकी सेल परचेज हो रही है तो वो कमर्स है। इसी तरह से वो सारी एक्टिविटीज जिनमें आप कुछ सर्विसेज भी पहुंचा रहे हो फाइनल कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज भी आपकी कमर्स ही कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल कि इंडस्ट्री एक जगह सामान प्रोड्यूस हो रहा है, कंज्यूमर पूरी दुनिया में बैठे हैं, पूरी इंडिया में बैठे हैं, उन तक सामान पहुंचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि एक जगह से दूसरी जगह हम गुड्स को मूव कर सके। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है वो कंज्यूमर्स तक गुड्स पहुंचाने के लिए प्रोवाइड की जा रही है, तो वो भी कमर्स का ही पार्ट बनेगा। सो इतनी बात आपको लोगों को समझ आई कि कमर्स में क्या क्या आएगा। आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें आएंगी, बट ये चीज समझ आई कि कमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं अल्टीमेट कंज्यूमर्स को गुड्स से डिस्ट्रीब्यूट करने में। होलसेलर, एजेंट्स वगैरह क्या कर रहे हैं? परचेज करके सेल कर रहे हैं, डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सारी सर्विसेज ये इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर रहे हैं कंज्यूमर्स तक गुड्स पहुंचाने में। ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन में आगे कमर्स की आगे क्लासिफिकेशन आ जाती है। पहले हम लोगों ने इंडस्ट्री की भी क्लासिफिकेशन की थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एंड कमर्स की नाउ हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। कमर्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसे आप एड्स टू ट्रेड भी बोल सकती हो, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या फिर
एड्स टू ट्रेड, मतलब कि वो ट्रेड क्या होता है, सेल परचेज। सेल परचेज जो एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हो कि सिर्फ सामान खरीदा और बेच दिया, सामान खरीदा और बेच दिया, सामान खरीदा और बेच दिया, इसे नाम दिया जाता है ट्रेड का। एंड सामान खरीद के कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए जो भी आप हेल्प लेते हो वो आता है आपका एड्स टू ट्रेड में। जैसे कि मैंने आपको बताया, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स, ये लोग क्या करते हैं, सामान खरीद के बेच देते हैं, तो ये ट्रेड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जो ये यूज करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन उसकी सर्विस प्रोवाइड करने वाला पर्सन जो है वो क्या करता है, एड्स टू ट्रेड और एक्सिलरीज टू ट्रेड एक्टिविटी परफॉर्म करता है, क्योंकि वो ट्रेड में हेल्प कर रहा है, गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में हेल्प कर रहा है। तो क्लियर होगी बात। ट्रेड इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज दैट रेफर टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू अनदर ऑफर इन एक्सचेंज फॉर मनी। हमेशा मतलब कि मनी की एक्सचेंज में, मनी के पैसों के बदले में गुड्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना क्या है, ट्रेड कहलाता है। सारी वो एक्टिविटीज जिन्हें आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक गुड्स पहुंचा रहे हैं वो ट्रेड है। तो सेल परचेज के आगे आपका ट्रेड आ गया। इसी तरह से ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, द एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट्स मतलब कि जो हेल्प करता है, द एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कि जो ट्रेड में आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो सेल एंड परचेज की, उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में जो आपको हेल्प करता है वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। सिमिलरली यार देखो, ये टर्शरी सेक्टर के जैसे ही है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को जो हेल्प चाहिए होती है अपना फंक्शंस परफॉर्म करने में, वो हेल्प उन्हें टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। उसी तरह से अगर आप सिर्फ सामान बेचने खरीदने का ही काम करते हो तो उसे भी हम एक बिजनेस एक्टिविटी ही कहेंगे, लेकिन वो बेचने खरीदने में भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ चीजें चाहिए होंगी, कुछ हेल्प चाहिए होगी, तो वो हेल्प आपको प्रोवाइड करता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इंडस्ट्री में वो हेल्प प्रोवाइड करता है टर्शरी सेक्टर, ट्रेड में, कॉमर्स में वो हेल्प प्रोवाइड करता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। चीज सेम ही है, बस नाम अलग अलग हो गया ऑन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। इतनी बात समझ आ गई कॉमर्स। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्रेड की टाइप्स। ट्रेड सेल परचेज होती है। सेल परचेज कितने तरह की होती है, सेल परचेज दो तरह की होती है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। जब आप अपनी कंट्री की विद इन बाउंड्रीज ही सेल परचेज करते हो तो उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। जब आप एक या एक से ज्यादा कंट्रीज के साथ क्या कर रहे हो, डीलिंग कर रहे हो, मतलब अपनी कंट्री की बाउंड्री के बाहर जाकर भी सेल परचेज करते हो तो उसे एक्सटर्नल ट्रेड कह देते हैं। इसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है, इसे होम ट्रेड भी कहा जाता है। इंटरनल ट्रेड में होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड आ जाता है। जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को बल्क में खरीदते हो और बल्क में बेचते हो तो उसे होलसेल ट्रेड का नाम दिया जाता है। जब आप स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदते हो, स्मॉल क्वांटिटीज में बेचते हो तो उसे रिटेल ट्रेड का नाम दिया जाता है। रिटेल में बेसिकली खरीदा ज्यादा ही जाता है, लार्ज क्वांटिटी में ही खरीदा जाता है, लेकिन बेचा स्मॉल क्वांटिटीज में जाता है। तो होलसेल और रिटेल समझ आ गया। होलसेल में खरीदा भी लार्ज क्वांटिटी में जाता है, बेचा भी लार्ज क्वांटिटी में जाता है। रिटेल में खरीदा लार्ज क्वांटिटी में जाता है लेकिन बेचा स्मॉल क्वांटिटीज में जाता है। एक्सटर्नल ट्रेड आपका तीन तरह का होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्री पोर्ट। अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री, अपनी कंट्री कौन सी है, इंडिया। इंडिया से आप यूएस से अगर सामान भेजते हो तो उसे हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। यूएसए से अगर इंडिया सामान आ रहा है तो वो होगा इंपोर्ट। इतनी बात समझ आ गई। एक्सपोर्ट क्या है, इंडिया से यूएसए सामान जा रहा है, यूएसए से इंडिया सामान आ रहा है तो वो है इंपोर्ट। एंट्री पोर्ट क्या होता है, इंडिया, यूएसए एंड यहां पर मान लो कि कोई और कंट्री है, मान लो कि यहां पर दुबई है, ठीक है। तो दुबई से आपने कुछ सामान मंगवाया, दुबई से अगर आप सामान मंगवा रहे हो खुद की कंजम्पशन के लिए तो वो हो जाएगा इंपोर्ट। लेकिन अगर आप दुबई से कुछ सामान मंगवा रहे हो लेकिन वो खुद की कंजम्पशन के लिए, इंडिया में कंज्यूम करने के लिए नहीं मंगवाया जा रहा, बल्कि वो सामान दुबई से मंगवाकर आप यूएस से भेजने वाले हो, तो इस ट्रेड को कहा जाता है एंट्री
पोर्ट। एंट्री पोर्ट ट्रेड में बेसिकली 3 कंट्रीज शामिल होती हैं, उनमें से एक कंट्री जो होती है मिडिल मैन होती है एंड दूसरी बाकी कंट्रीज में सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा होता है। जैसे कि यार देखो, इंडस्ट्री यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में ये दोनों पर्सन, होलसेलर और रिटेलर, मिडिल मैन होता है। एंट्री पोर्ट ट्रेड में भी एक कंट्री मिडिल मैन होती है एंड बाकी 2 कंट्रीज में एक में सामान आ रहा होता है, एक से सामान जा रहा होता है। एंट्री पोर्ट ट्रेड समझ आ गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिंपल है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री सामान गया, एक्सपोर्ट है। उस कंट्री में सामान आया, दूसरी कंट्री में इंपोर्ट है। वो कंट्री अगर मिडिल मैन की तरह परफॉर्म कर रही है, एक से सामान मंगवाया और एज इट इज दूसरी को भेज दिया, तो वो एंट्री पोर्ट है। अब यहाँ पर एक और चीज होती है एंट्री पोर्ट में, हो सकता है कि जो सामान आ रहा है आप एज इट इज भी दूसरी कंट्री में भेज सकते हो, एंड कुछ ना कुछ क्या होता है कि दुबई से कुछ सामान आया इंडिया में, उसके ऊपर कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग, कुछ प्रोसेसिंग की गई, प्रोसेसिंग करने के बाद वो आगे फर्दर यूएसए भेजा गया। उस तरह के ट्रेड को भी एंट्री पोर्ट ही कहा जाता है। तो यहाँ पर इंडिया में कंजम्पशन नहीं होगी उस सामान की, इंडिया सिर्फ क्या कर रहा है, मिडिल मैन की तरह ही उस चीज में काम कर रहा है, उसका कंजम्पशन करने का मतलब नहीं है। तो ये होता है एंट्री पोर्ट। नाउ नेक्स्ट, समझ आ गया ये आप लोगों को। कमर्स पहले 2 तरह का है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड आगे 2 तरह का है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, एक्सटर्नल एक्सपोर्ट इंपोर्ट और एंट्री पोर्ट। नाउ आता है हमारे पास ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी हेल्प जो आप ट्रेड को हेल्प पहुंचाते हो, ट्रेड को देते हो हेल्प। तो कौन कौन सी हेल्प्स होती हैं, ये सारी होती हैं जो हम टर्शरी सेक्टर में भी पढ़ के आए हैं। अगर बंदा सिर्फ परचेज सेल करने का काम कर रहा है तो पैसे तो उसको भी चाहिए सामान खरीदने के लिए, सामान बेचने के लिए, तो वो पैसे की हेल्प कौन प्रोवाइड करता है, बैंक प्रोवाइड करता है। उसी तरह से अगर सामान खुद मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो रॉ मटेरियल, मशीन वगैरह खरीदने के लिए भी हमें पैसे चाहिए। तो वहां पर टर्शरी सेक्टर में भी हमने यही पढ़ा था कि बैंकिंग हेल्प प्रोवाइड करती है पैसों की। तो यहाँ पर बैंक का क्या काम है, बैंक इंडस्ट्रीज को और बिजनेसमैन को लोन्स वगैरह ग्रांट करके उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जो भी उन्हें फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम बैंकिंग द्वारा सॉल्व की जाती है। नाउ इंश्योरेंस में हमने पढ़ा था कि रिस्क कवर हो जाता है। ये तो पता है कि बिजनेस में रिस्क प्रेजेंट होता है, हर एक बिजनेस में होता है, छोटा बड़ा जो भी बिजनेस है हर एक बिजनेस में रिस्क प्रेजेंट होता है। तो अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर चलते हो तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से आपका जो लॉस होने वाला है, जो लॉस फ्यूचर में अराइज हो सकता है, उसके लिए आप पहले से इंश्योरेंस ले लेते हो अगर, तो वो आपका लॉस कवर हो जाता है। तो ये भी आपको एक फैसिलिटी मिल जाती है रिस्क कवर करने की। गुड्स को स्टोर करके रखने के लिए, अब देखो होलसेलर रिटेलर्स जो हैं, जो बल्क में सामान खरीदेंगे, तो बल्क में अगर वो सामान खरीद रहे हैं तो सामान को कहीं ना कहीं स्टोर रख के करके तो रखना पड़ेगा ना। तो स्टोर जहां पर करके रखेंगे वो क्या है, वेयर हाउस हो गया। मतलब जो गोडाउन होते हैं उन्हें वेयर हाउस का नाम दिया जाता है। होलसेलर को प्रोड्यूसर से सामान खरीद कर अपनी प्लेस तक लेके आना है, उसके लिए वो कुछ ना कुछ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करेगा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प प्रोवाइड करता है। होलसेलर को प्रोड्यूसर से कम्युनिकेट करना है कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, कस्टमर से बात करनी है कि मेरे पास ये वाला सामान है, तो उसके लिए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की हेल्प चाहिए आपको। कस्टमर अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कि कौन कौन से आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, एडवर्टीजमेंट टीवी पर ऐड दे दी, न्यूज़पेपर पे ऐड दे दी, या फिर किसी भी तरीके से ऐड देकर आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हो ताकि आप इन्फॉर्म कर सको। एक एक पर्सन को अगर इन्फॉर्म करेंगे तो उसमें काफी टाइम भी जाएगा और कॉस्टली भी होगा और मुश्किल भी है, लेकिन अगर टीवी पर हम किसी भी चीज की ऐड दे देते हैं तो एक ही बार में सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो ये सारी हेल्प्स होती हैं जो एक बिजनेसमैन को प्रोवाइड की जाती हैं गुड्स मैन्युफैक्चर करने में, गुड्स प्रोड्यूस करने में, गुड्स की सेल परचेज करने में। तो ये इंडस्ट्री में भी आएंगी आपके पास एंड ये कमर्स में भी आपके पास आएंगी, कि चाहे प्रोडक्शन का काम कर लो चाहे सेल परचेज करने का काम कर लो, ये हेल्प आपको चाहिए ही होगी। समझ आ गई बात। इसीलिए इंडस्ट्री में टर्शरी सेक्टर आ गया और कमर्स में ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आ गया। नाउ लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का हमारे पास
फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के क्या क्या फंक्शंस है, तो जो मैंने अभी आपको टाइप्स में पढ़ाया ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स में पढ़ाया ना अभी आपको कि कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है, ट्रेड में क्या होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या होता है, ये भी बता दिया। तो यही है आपके फंक्शंस, बस इन्हें पॉइंट्स वाइज लिखा हुआ है। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स, हिंड्रेंस मतलब कि जो रुकावट होती है, ठीक है, पर्सन्स के कारण जो रुकावट हुई है वो रिमूव करने में हेल्प करता है कॉमर्स। कैसे हेल्प करता है, बीच में मिडलमैन इंक्लूड करके। अगर आप मिडलमैन इंक्लूड कर लोगे तो पर्सन्स के बीच में जो रुकावट पैदा हुई है कि एक प्रोड्यूसर हर एक कंज्यूमर तक सामान नहीं पहुंचा सकता, वो रुकावट आपकी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ट्रेड। ये चीजें ना नोट कर लेना, क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको आएंगे ना उनमें से ये आपको पूछे जा सकते हैं कि बताओ जो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स है वो किससे रिमूव होगी, वो ट्रेड से होगी, वो बैंकिंग इंश्योरेंस, किस चीज से वो ये हिंड्रेंस रिमूव होगी। तो वो ये याद कर लेना कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स रिमूव होती है ट्रेड से। ट्रेड में कैसे होगी, होलसेलर और रिटेलर्स की हेल्प लेकर, होलसेलर रिटेलर्स के थ्रू हम कंज्यूमर्स तक सामान पहुंचा देंगे। इसी तरह से हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, प्रोड्यूसर एक जगह पर बैठे हैं, कंजम्पशन करने वाले कंज्यूमर्स दुनिया भर में बैठे हैं, तो किस तरह से ये हिंड्रेंस खत्म की जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेकर। चाहे कितनी मर्जी दूर बैठे हो, चाहे अपनी कंट्री में चाहे किसी दूसरी कंट्री में, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से आप वो प्रॉब्लम भी दूर कर सकते हो। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, कुछ भी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करके आप गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हो। हिंड्रेंस ऑफ टाइम खत्म होता है वेयर हाउस से। प्रोड्यूसर जो है वो बल्क में सामान प्रोड्यूस करता है, ऐसा नहीं है कि एक एक चीज जब कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे तब सामान बनाया जाता है, नहीं, सामान बना के रख लिया जाता है, जब डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स को सामान दे दिया जाता है। तो जब तक प्रोड्यूसर का सामान नहीं बिकेगा तो वो कहां पर उस सामान को स्टोर करके रखेगा, वेयर हाउस में। तो टाइम की जो रुकावट है, टाइम की जो प्रॉब्लम है कि प्रोडक्शन किसी टाइम पे होती है और कंजम्पशन जो है वो सेम टाइम पर नहीं होती, मतलब कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन का टाइम सेम नहीं होता, प्रोडक्शन पहले हो जाती है, देन उसके बाद धीरे धीरे गुड्स कंज्यूम होना शुरू होती है, कस्टमर्स खरीदना शुरू करते हैं। तो ये जो टाइम की प्रॉब्लम आती है कि उस टाइम तक हमारी गुड्स खराब हो जाएंगी, वो सॉल्व करता है वेयर हाउस में हम गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं। रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, ये कौन दूर करेगा, बैंक। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, देखो गुड्स आप एक्सचेंज कर रहे हो, किसके बदले में, पैसों के बदले में। हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि ट्रेड में आप क्या करते हो, गुड्स पहुंचाते हो कंज्यूमर्स को, एक पर्सन से गुड्स खरीद कर दूसरे पर्सन को पहुंचाई जाती है, एंड इसके बदले में एक्सचेंज में क्या होता है, क्या मिलता है, हमें पैसे मिलते हैं। तो वो पैसों की प्रॉब्लम कौन दूर करता है, बैंक दूर करता है। अगर आप एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हो तो एक्सटर्नल ट्रेड, अगर मुझे यूएसए से कुछ सामान मंगवाना है तो मेरे पास यूएसए के डॉलर्स होने चाहिए, तो ये मेरी प्रॉब्लम कौन दूर करेगा, बैंक दूर करेगा। मैं उन्हें रुपीस दे दूंगी, उसके बदले में वो मुझे डॉलर्स देंगे। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क कौन खत्म करेगा, इंश्योरेंस। अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर चलेंगे तो उससे हमें जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है वो लॉस हम कवर कर सकते हैं। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज खत्म होती है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, कि अगर आप एडवर्टीजमेंट की हेल्प लेते हो तो उससे आप कस्टमर्स को नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो अपनी गुड्स के बारे में। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं जो देखो अभी हमने पढ़े, कॉमर्स में यही चीजें हम करते हैं। ये ट्रेड आ गया एंड ये सारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आ गए, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ट्रेड सॉल्व करता है पर्सन्स के कारण प्रॉब्लम, कि एक पर्सन सबको गुड्स नहीं पहुंचा सकता तो मिडलमैन उनकी हेल्प करते हैं। एक जगह पर नहीं है, सारे लोग अलग अलग बैठे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प तक हम हर एक तक सामान पहुंचा सकते हैं। कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर सामान प्रोड्यूस करके रख लेता है, लेकिन कंज्यूमर साथ के साथ कंज्यूम नहीं करता, धीरे धीरे कंज्यूम करता है। तो जब तक गुड्स हमारी नहीं सेल होंगी तब तक उन्हें स्टोर करने के लिए वेयर हाउस की हेल्प लेंगे, तो टाइम की प्रॉब्लम खत्म होगी। एक्सचेंज जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी होता है, वो प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है, बैंक। रिस्क कौन कवर करता है, इंश्योरेंस। नॉलेज कौन प्रोवाइड करता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप कस्टमर्स को नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो।
सो दैट्स इट गाइस, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, इतना ही है फर्स्ट चैप्टर में। बस फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज क्या है, कितने तरह की होती हैं, एंड जो पहले भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं वो भी शायद आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हुई तो वो अपनी कमेंट सेक्शन में बता देना, कुछ भी ना समझ आया हुआ वो भी बता देना। नाउ अभी हमारा लेक्चर अपलोड होगा सैटरडे को, एंड सैटरडे को हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तब तक फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ के उसे रिवाइज करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। नोट्स प्रिपेयर करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप मुझसे शेयर करो, मैं आपको हेल्प करूँ। क्लियर गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।